हेलो डियर स्टूडेंट एंड लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सारे लोग। आई थिंक बहुत अच्छे हो गए। और हमारा चैप्टर चल रहा है डेवलपमेंट, विकास के बारे में। तो अगर अब हम देखें, बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट के क्या क्या पहलू हैं, पर कैपिटा इनकम, उसकी कमियां, हर एक बात बहुत ही डिटेल में हमने समझी है। अब हम देखते हैं कि जब हम एज अ कंट्री, जब एज अ इंडिया हम बात करते हैं, जब एज अ कंट्री बात करते हैं, अगर मैं इंडिया का हूँ तो इंडिया की बात करूंगा। अगर यही बात अगर यूएसए में, फ्रांस में, अलग अलग कंट्रीज में हो रही होंगी तो ये सारी बातें वहां पे होंगी। तो बेटा, जो सरकारें होती हैं, सरकारें अपने लोगों को कुछ फैसिलिटीज देती हैं, क्योंकि पता है हम सरकार को बहुत सारा टैक्स पे करते हैं। हर एक चीज पे सरकार हमसे टैक्स ले रही होती है। क्यों? क्योंकि सरकार को हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देनी होती हैं। उन फैसिलिटीज को बोला जाता है पब्लिक फैसिलिटीज। क्या बोला जाता है? पब्लिक फैसिलिटीज। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं। जब एक कंट्री, आप खुद सोच के देखो कि आप अगर पैसे वाले घर में होते हो, मतलब अगर आप ऐसे घर से हो जहाँ पे पैसा ज्यादा है, तो आपके लिए फैसिलिटीज भी ज्यादा होंगी। आपके पास एक अच्छा फोन होगा, फोन नहीं होगा, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह होगा जिस पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और अगर आप गरीब हैं तो हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक फोन ही हो जो पिताजी का हो, आपको पर्सनल फोन ना दिया गया हो। अच्छी बात है खैर पर्सनल फोन ना होना इस एज में। तो वहां पे फिर हमें एक पूरा का पूरा क्या सिनेरियो दिखाई देता है कि एक, जब गरीब कंट्री है तो गरीब के हिसाब से फैसिलिटीज होंगी, और एक अगर अमीर कंट्री है तो अमीर के हिसाब से फैसिलिटीज होंगी। तो हर एक कंट्री की जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं, वो अपने यहाँ के लोगों को कुछ फैसिलिटीज, कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की बात करती है। उन बेसिक फैसिलिटीज को क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज। तो पब्लिक फैसिलिटी क्या हो गया? पब्लिक। और जितना अच्छी ये पब्लिक फैसिलिटीज होंगी उतना ही ज्यादा डेवलप एक कंट्री माना जाएगा। जितनी अच्छी पब्लिक फैसिलिटी उतना ही कंट्री ज्यादा डेवलप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बात बताता हूँ कि हमारे भारत में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे इलाज कराने के लिए अपने पास से खुद ही पैसा पे करना होता है। लेकिन यूएसए में अगर हम देखें तो वहां पे जो सरकार है यूएसए की, वो अपने यहाँ के लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट तक, अगर उन्हें कोई भी काम, कोई भी मतलब बीमारी वगैरह होती है वहां के सिटीजन्स को, तो एक फिक्स्ड अमाउंट उसका हॉस्पिटलाइजेशन का वो वहां की सरकार उठाती है। जैसे अगर हम बात करें लक्समबर्ग की, अगर हम बात करें यूरोपियन और बहुत सारे कंट्रीज की, जैसे यूके हुआ, फ्रांस हुआ, ये ऐसे कंट्री हैं जो अपने यहाँ के लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देते हैं। क्या देते हैं? यूबीआई देते हैं। यूबीआई देते हैं। क्या देते हैं बच्चे? यूबीआई। यूबीआई का मतलब क्या है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मतलब जैसे अभी कोरोना चला हुआ है, कोरोना लगा हुआ है, तो कोरोना में क्या हो रहा है कि लोगों के पास काम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है। लोग जो काम कर रहे थे वो भी बंद हो गया, सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं। घर पे बैठने के बाद अर्निंग तो होगी नहीं, पैसा तो आएगा नहीं। इंडिया में अगर आपको पैसा कमाना है, या कहीं भी अगर दुनिया में आपको पैसा कमाना है, तो आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। या तो वर्क फ्रॉम होम करो, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोच के देखो, एक दुकान वाला जिसके पास एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी वो बंद है। अब उसके पास काम क्या है जिससे उसकी अर्निंग हो? तो ऐसी सिचुएशन में जो कंट्री पैसे वाले कंट्री, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पैसे वाली कंट्री क्या करती हैं, जैसे जो डेवलप कंट्री है, जैसे लक्समबर्ग का मैंने नाम लिया, ये कंट्री वो कंट्री है बेटा जो अपने यहाँ के सिटीजन्स को, जो लोग काम नहीं करते, जो लोग अर्न नहीं करते, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, उन लोगों को, जैसे हमें सरकार एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है, उसी तरीके से वहां के लोगों को अपना जीवन जीने के लिए, क्योंकि अगर लाइफ को बेटा मेंटेन करना है तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ पैसा होना ही चाहिए। तो पैसा कहाँ कौन दे रहा है? वहां की सरकार दे रही है। जो बेसिक सी जरूरत है इंसान की, बेसिक जरूरत रोटी कपड़ा और मकान, कि वो इतना उसके पास पैसा होना चाहिए कि जिससे वो खाना खा सके, जिससे वो कपड़े पहन सके, और जिससे वो एक ऐसी जगह पर रह सके जहां पे एक लिविंग कंडीशन ठीक ठाक हो। तो इस तरीके से बेटा हमें क्या दिखाई देता है? हमें यह दिखाई देता है कि यूबीआई भी एक पब्लिक फैसिलिटी है, लेकिन भारत सरकार नहीं दे पाती क्योंकि भारत सरकार के पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लक्समबर्ग एक छोटा सा जनसंख्या वाला देश जिसमें लगभग 20 से 30 लाख लोग रहते हैं, उस देश के अंदर क्या हो जाता है, उस देश के अंदर बड़ी आसानी से पैसा दे देती है वहां की सरकार। पैसा भी ज्यादा है वहां के लोगों के पास, वहां की सरकारों के पास, तो दे देते हैं यूबीआई। तो उनके यहाँ पे जो लोग काम नहीं कर रहे उन्हें फिर भी पैसा मिल रहा है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीज बेटा कुछ बेसिक सी जरूरतें होती हैं जिन्हें पूरी करती है वहां की सरकार, सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो डेवलप कंट्री के अंदर ये बहुत अच्छा होता है कि वहां के जो बेरोजगार लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, जब तक उनके पास कोई काम नहीं है तब तक उन्हें
यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलता रहेगा, लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। ठीक है, तो ये होती है बेटा पब्लिक फैसिलिटीज जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो ये एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है समझने के लिए कि ये है बेटा व्हाइट हाउस अमेरिका का। तो ये मान लेते हैं इंडिया की संसद है, ऐसे मान लेते हैं, वैसे व्हाइट हाउस है अमेरिका का। ठीक है, वहां पे बैठी है सरकार, ये है नॉर्मल लोग, मेरे जैसे तुम्हारे जैसे आम लोग। इन आम लोगों को बेटा कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी वहां की सरकार। और वो बेसिक फैसिलिटीज क्या है, जितनी अच्छी ये फैसिलिटीज होंगी उतनी ही अच्छी, उतना ही ज्यादा डेवलप कंट्री माना जाएगा। तो बेटा अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है, हर एक चीज से लोगों को सरकार ये कोशिश कराएगी कि लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब कुछ अवेलेबल हो। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट वगैरह सब कुछ हो, पढ़ाई लिखाई के लिए हो, हॉस्पिटल के लिए हो, पैसा खाने पीने के लिए, ये राशनिंग मतलब अनाज वगैरह रखा हुआ है, वो सब बेटा सरकार प्रोवाइड कराए। ऐसी सरकार करने की कोशिश करती है। अब कौन कर पाएगा, जिसके पास पैसा होगा। सीधी बात है, खर्च वो कर पाएगा जिसके पास पैसा होगा। ये खर्ची तो कर रही है सरकार, और ये लोग सरकार को क्या देते हैं, ये लोग सरकार के पास कहां से आ रहा है, इन लोगों का टैक्स है। तो ये जो टैक्स है जो सरकार को जा रहा है उसी को सरकार लौटा देती है ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में, उन्हीं को हॉस्पिटलाइजेशन के फॉर्म में, एजुकेशन के फॉर्म में, राशनिंग के फॉर्म में, खाने पीने की, ये सारी चीजों के फॉर्म में सरकार लोगों को फैसिलिटेट करती है। इन जो सरकार लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है उसे बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। द फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री इज नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। और खास बात बेटा ये होती है कि ये सुविधाएं जो दी जाती हैं, इन सुविधाओं का मेन पर्पज जो होता है वो होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज कॉमन पीपल। मतलब अगर मैंने अपनी प्राइवेट बस चलाई तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें फायदा उठाने की कोशिश करूंगा कि अगर ये बस है और अगर ये मेरी है तो मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सरकार प्रॉफिट पे काम नहीं करती, सरकार लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है। राशनिंग, जैसे हमने, आप अगर कभी राशन लेने के लिए गए हो, अगर मार्केट मान लो ये गेहूं है, ये क्या है, वीट है, अगर आप गेहूं वगैरह लेने के लिए गए हो राशन की दुकान पे, तो वहां पे आपको जो गेहूं मिलता है वो लगभग 14 रुपए केजी या 10 रुपए केजी, और अगर आप बीपीएल के अंदर आते हैं तो केवल 2-3 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाता है। ठीक है, पर केजी के हिसाब से मिलता है। वहीं अगर मार्केट में आप देखोगे तो गेहूं जो होता है वो 20 से 22 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है, यानी कि मार्केट रेट से कम प्राइस में बेटा सरकार हमें प्रोवाइड करा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार इससे मुनाफा नहीं कमा रही, सरकार इससे प्रॉफिट नहीं कमा रही। ये पब्लिक फैसिलिटीज का जो मेन मोटिव होता है वो होता है, द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इज टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट द प्रॉफिट मेकिंग। क्लियर? बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं और ये पब्लिक फैसिलिटीज का मेन पर्पज क्या होता है, और क्यों सरकार अपने यहाँ के लोगों को, क्योंकि सरकार जितने अपने यहाँ के लोगों को टेंशन फ्री रखेगी उतना ही ज्यादा लोग डेवलप करेंगे और वो देश उतना ही ज्यादा फिर धीरे धीरे डेवलप करता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में समझ में आया होगा। अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें इंडिया में, अगर हम भारत में बात करें तो ये पब्लिक फैसिलिटीज स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगी। जैसे अगर हम देखें गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो इंडिया के पैसे वाले स्टेट हैं, मतलब यहाँ पे पैसा लोगों के, यहाँ के लोगों पे पैसा ज्यादा है। वहीं अगर हम देखें उड़ीसा हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, ये वो स्टेट्स हैं जिनके पास पैसा बहुत कम है, पैसे की कमी बहुत ज्यादा है यहाँ के लोगों के पास। तो अगर हम एक ही देश के अंदर देखें तो अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, इनकम अनइक्वलिटी मिलेगी। क्या होगी? इनकम अनइक्वलिटी वहां पे देखने के लिए मिलेगी। जब इनकम अनइक्वलिटी है तो सरकार क्या करने की कोशिश करेगी कि सबको, कम से कम सबको जो बेसिक नीड्स हैं, जो लाइवलीहुड है, उन्हें प्रोवाइड करा पाए। इसीलिए सरकार प्रोवाइड कराती है क्या? पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि वो स्टेट्स जो जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा ज्यादा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में वो लैग कर जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है। पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। यहाँ के जो किसान हैं वो पैसे वाले हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो पैसे वाले हैं। लेकिन जैसे महाराष्ट्र की मैंने बात की, राजस्थान की मैंने बात की, गुजरात की मैंने बात की, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम हाई है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ के लोग कमा ज्यादा रहे। लेकिन अगर हम बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, लाइक लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केरला का है, 93% प्लस है, 93% से भी ज्यादा है।
वहीं पंजाब में अगर हम देखें लिटरेसी रेट तो वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां के लोग पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान देते हैं। अब बिना पढ़ाई लिखाई के तो एक मैंने क्या बताया, अगर हम ओवरऑल डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आपका, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि सिर्फ पैसे से नहीं, आप पैसे से सारी सुविधाएं नहीं खरीद सकते, आप पैसे से सारी सुविधाएं नहीं खरीद सकते। जैसे आपने अपने गांव शहर या कहीं देखा होगा मोहल्ले पड़ोस के अंदर कि जब कोई भी एक इंसान बीमार पड़ता है किसी पैसे वाले घर में, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई पैसे वाला इंसान बीमार पड़ता है, तो सबसे पहले उसे कहां दिखाते हैं? अपने आसपास का जो डॉक्टर होगा, फिर अपने एरिया का जो बढ़िया डॉक्टर होगा, फिर भी अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर उसे कहां लेके जाते हैं? एम्स वगैरह में भर्ती कराएंगे दिल्ली में या कहीं और जहां और हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने यहाँ पे एक बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर जा सके? उनके पास पैसा था लेकिन क्या नहीं था? अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, अच्छा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं था। इसीलिए इस जगह पे हम क्या देखते हैं, अच्छी हॉस्पिटल्स न होने की वजह से यहाँ पे लोगों की ज्यादा डेथ होती है। यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो बच्चे अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले, यानी 1 साल के होने से पहले जो एक्सपायर हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, ऐसे इस रेट को हम क्या बोलते हैं? इस रेट को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये पर 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मर गए, जो अपना 1 साल कंप्लीट, लाइफ का 1 साल कंप्लीट करने से पहले मर गए। कितने शर्म की बात है किसी भी देश के लिए कि इलाज के अभाव में, मेडिसिन के अभाव में, अच्छे हॉस्पिटल्स के अभाव में जो बच्चा छोटा इस दुनिया में आया वो अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। ये बहुत शर्म की बात होती है। तो बेटा अगर हम पंजाब के अंदर देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है। अगर हम देखें महाराष्ट्र के अंदर तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब पर 1000 बच्चों पे कितने बच्चे एक्सपायर हुए जो 1 साल से छोटे थे। समझ में आ गई बात नहीं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब वो बच्चा जो 1 साल से छोटा है, पर 1000 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल से छोटे थे और एक्सपायर हो गए। इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जितने भी पैसे वाली हमें स्टेट्स दिखाई देते हैं इंडिया के, वहां पे ये हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि वहां के लोगों ने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया, कमाने पे ध्यान दिया। द मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई अ गुड हॉस्पिटल, अ गुड हेल्थ। कभी नहीं। पैसा आपकी जेब में जो रखा हुआ है वो पैसा आपको एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं दे सकता। उसके लिए जरूरी होता है कि वहां पे पूरी की पूरी कम्युनिटी का सहयोग हो, पूरी की पूरी कम्युनिटी लग जाए। एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब एक अकेला इंसान चेंज नहीं लेके आ सकता। उसके लिए जरूरी है, महात्मा गांधी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, उसके लिए जरूरी था लोगों का सपोर्ट, जो लोगों ने उन्हें किया भी, खूब ज्यादा किया। समझ में आ रही है? ऐसे ही भगत सिंह जो अपने घर से निकले, अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, उनके दोस्त जितने भी थे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उन्हें पूरा पूरा सहयोग दिया, तब जाके वो भगत सिंह बने। तो एक अकेला इंसान कम्युनिटी को चेंज नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी उसमें साथ। और अगर एक अकेला इंसान चेंज करने पर भी आए तो उसे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जरूरी होता है कि कम्युनिटी, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी साथ लगे, और कम्युनिटी साथ लगेगी तभी बहुत जल्दी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर हम महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात अगर इनकी बात करते हैं तो यहाँ की कम्युनिटी पे पैसे कमाने पे तो ध्यान दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे, अपने यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स होने पे, इन पे कम ध्यान दिया। इसीलिए यहाँ पे जब यहाँ के लोग जब बीमार होते हैं तो फिर वो दूसरे हॉस्पिटल्स में, दूसरे स्टेट्स के अंदर, अपने जैसे राजस्थान है, राजस्थान इज फेमस फॉर कोचिंग्स। राजस्थान का कोटा, सीकर, ये ऐसी जगह हैं जो कोचिंग के लिए फेमस है। तो हरियाणा के बच्चे, पंजाब के बच्चे, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इन जगहों पे। रीजन, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने, यहाँ की जो कम्युनिटी है उसने इसको अडेप्ट कर लिया, वो चेंज ला दिया कि अब पढ़ाई कहाँ होगी, अब पढ़ाई सीकर या राजस्थान के कोटा के अंदर इतनी अच्छी पढ़ाई होगी जो बाकी हिंदुस्तान में, बाकी नॉर्थ इंडिया में के मुकाबले में बहुत अच्छी होगी। इस तरीके से होता नहीं होता। तो ये जरूरी है बेटा कि अगर कोई भी चेंज लेके आना होता है तो वहां पे पूरी कम्युनिटी साथ दे। आप अपना पड़ोस कभी नहीं बदल सकते। अगर इंडिया ये चाहे कि पाकिस्तान उसका पड़ोसी ना हो तो ऐसा संभव नहीं है कि पाकिस्तान उसका पड़ोसी ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपने पड़ोसियों को कभी नहीं बदल सकते। या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप कहीं छोड़ के निकल लिए तो अलग बात है, लेकिन
अगर आपको एक चेंज लेके आना है तो आपको सारे लोगों को साथ लेके चलना होगा। अगर आप एक ऐसे मोहल्ले के अंदर रह रहे हो जहां पे गंदगी रहती है, तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप भी एक दिन बीमार पड़ जाओगे। इसके लिए जरूरी है कि पूरे मोहल्ले में सफाई हो, पूरे मोहल्ले के लोग इस बात को समझें कि यहाँ पे अगर कचरा डालेंगे, ये सारी चीजें बेटा कम्युनिटी करेगी तभी पॉसिबल है। समझ में आई बात नहीं आई? तो कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है कहीं भी कोई चेंज लेके आने के अंदर। तो पब्लिक फैसिलिटीज की हम बात कर रहे थे। पब्लिक फैसिलिटीज में हमने देखा कि किस किस तरीके से सरकारें, और फिर पब्लिक फैसिलिटीज हमने स्टेट वाइज देखी कि स्टेट वाइज अगर हम देखें तो पब्लिक फैसिलिटीज भी वेरी करती हैं, और ये वेरी इसलिए कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने पैसे पे तो ध्यान दिया। मैं सिर्फ पैसे को इसलिए बार बार लेके आ रहा हूं जिससे कि आपको ये समझ में आए कि पैसा कैन नॉट बाय द थिंग्स, बाय द नॉन मटेरियल थिंग्स। जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं उन्हें नहीं लेके आ सकता। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो पैसे से नहीं आ सकती, आपको उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करना ही पड़ेगा। आपको अच्छा खाना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ में प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपके पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हों। अगर आपको एक कम पॉल्यूट इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन क्या वो दिल्ली की जो इन्वायरमेंट है उसे बदल सकते हैं? दिल्ली में बैठे, दिल्ली के अंदर जो इंसान रह रहा है, अगर आप दिल्ली से हो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप जो बैठे हो, मैं यहाँ सीकर राजस्थान के अंदर बैठा हूँ, आप बैठे हो दिल्ली के अंदर, आप जो ऑक्सीजन, आप जो एयर ले रहे हो, जो भी आप ब्रीद कर रहे हो, ब्रीद के साथ इतना पॉल्यूशन जाता है जितना एक दिन के अंदर कोई इंसान 4 सिगरेट पीता है। नहीं समझ में आया? मतलब आप बिना सिगरेट पिए भी इतना ज्यादा अपने लंग्स के अंदर धुआं इकट्ठा कर रहे हो जो कि 4 सिगरेट के धुएं के बराबर है। और मैं यहाँ राजस्थान के अंदर बैठा हुआ एक अच्छे एनवायरनमेंट में, बढ़िया माहौल के अंदर, एक अच्छा एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ की कम्युनिटी ने इस जगह को गंदा नहीं किया। जबकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली के लोगों के पास पैसा है, लेकिन क्या वो अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते? नहीं बदल सकते। इसीलिए बेटा बोलते हैं कि पैसा के साथ साथ ये जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसे के साथ साथ जरूरी है कि हम दूसरी जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, जैसे एजुकेशन, जैसे हेल्थ, हम इन पर प्रॉपर ध्यान दें और इसको चेंज करें। नहीं तो जैसे अगर पैसा से ही सारी चीजें हो जाती तो पंजाब के अंदर, ये फैक्ट्स हैं, ये पंजाब के अंदर ही क्यों ज्यादा डेथ होती? फिर तो अगर पैसा है तो फिर डेथ कम होनी चाहिए थी, है ना? अगर पैसा है तो वहां पे लिटरेसी रेट हाई होना चाहिए था। पैसा जहां पे ज्यादा है वहां पे लिटरेसी रेट कम है, और जहां पे पैसा कम है वहां पे, जैसे केरला का बहुत ज्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि केरला का जो पर कैपिटा इनकम है, जो पैसा है वहां के लोगों पे बहुत ज्यादा कम है, लेकिन पंजाब के कंपेरिजन में कम है। लेकिन वहां पे अगर देखें तो लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे हाई है। और एट प्रेजेंट जब 2000, वैसे तो कोरोना ही नहीं होता तो इस साल सेंसस आ जाती, सेंसस से हमें पता चलता कि त्रिपुरा के अंदर, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, त्रिपुरा के अंदर हाईएस्ट लिटरेसी रेट होगा इस बार, 94% से अब, यानी वहां पे हर 100 में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेसी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कम से कम 7 साल का है, जो लिख और पढ़ सकता है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि हर एक 7 साल का, कोई भी एक 7 साल का इंसान जो पढ़ लिख सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरेट बोलते हैं। तो 7 साल से ऊपर कोई भी बच्चा जो पढ़ लिख सकता है उसे क्या माना जाएगा? लिटरेट माना जाएगा। ठीक है? उसकी एजुकेशन से मतलब नहीं है, चाहे वो 6 फेल हो, 8 फेल हो, 10 फेल हो, कोई मतलब नहीं है इस बात से, उसे लिटरेट माना जाएगा इफ ही इज एबल टू राइट एंड रीड। अगर वो रीड और राइट कर सकता है तो क्या कर सकता, क्या माना जाएगा? उसे लिटरेट माना जाएगा। तो लिटरेसी रेट समझ में आया? लिटरेसी रेट पर 100 में से कितने लोग पढ़े हुए हैं, ये लिटरेसी रेट हो जाता है। तो अगर हम केरला में देखें तो केरला 2011 की सेंसस के हिसाब से, 2011 में 2011 में सेंसस हुआ, उसके हिसाब से केरला वाज द हाईएस्ट, एंड एट प्रेजेंट त्रिपुरा इज द हाईएस्ट। ठीक है? तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं। ये पब्लिक फैसिलिटीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं। ये देखो, पहले से देखते हैं। देखो देखो प्यारे बच्चों, ये है स्टेट में हरियाणा, केरला और बिहार, 3 स्टेट लिया गया है। फिर यहाँ पे अलग अलग चीजों को लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000, हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर रहे हैं इन स्टेट्स के अंदर, ये बताया गया है। तो देखो, हर 1000 बच्चे, 2016 का डेटा है, 2011 का, हरियाणा के अंदर पर 1000 बच्चे में से 33 बच्चे मर जाते हैं अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले, 33।
ये है तो यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या आ गया 33%। यहाँ पे हर 1000 में से 33 बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। केरला में देखें तो ये बहुत कम है, हर 1000 में से केवल 10 बच्चे। अगर हम बिहार के अंदर देखें तो ये और भी ज्यादा है 38। ठीक है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहां पे सबसे ज्यादा है, बिहार का, इससे कम हरियाणा का है, और सबसे कम पूरे भारत में सबसे कम बोलो केरला का। तो केरला का ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है, क्योंकि उन लोगों ने लिटरेसी रेट पर ध्यान दिया। वो लोग पढ़े लिखे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और उन डॉक्टर्स ने अपने यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए, और हॉस्पिटल्स बनाने के बाद अपने यहाँ जो लोग थे जो मेडिसिन के अभाव में, हेल्थ केयर के अभाव में मर जाया करते थे, उन्हें मरने से बचा लिया, इसलिए उनके पास अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इसलिए। क्लियर। लिटरेसी रेट 2011 के हिसाब से 2011 में हरियाणा में हर 100 में से 82 इंसान पढ़े लिखे थे, यानी 18 इंसान ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। 94 ऐसे हैं केरला के अंदर जो हर 100 में से 94, it was the highest in 2011। नाउ इट इज त्रिपुरा। अभी कौन है 2021 में जो आएगा वो त्रिपुरा आएगा। ठीक है बेटा, त्रिपुरा। बिहार में अगर देखें, बिहार का लिटरेसी रेट पूरे भारत में सबसे कम था, पूरे भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का 62, हर 100 में से केवल 62 लोग ही पढ़े लिखे थे। अब अगर नेट अटेंडेंस रेशियो देखें, यानी 14 से 15 साल के बच्चे पर 100% पे 100 बच्चों में से, 14 से 15 साल के 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये डेटा है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है, द चिल्ड्रन हु आर in the age of 14 years and 15 years and attending the school on the daily basis, कि वो स्कूल कम से कम ऑन द रेगुलर, नॉट डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस, वो रेगुलर बेसिस पे स्कूल कितने जा रहे हैं। तो हर 100 में से हरियाणा के अंदर 61 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, हर 100 में से। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, ये स्कूल को कितने बच्चे, स्कूल में जाके कितने बच्चे अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर। अगर हम केरला की बात करें तो ये 83%। भाई इतना ज्यादा हाई लिटरेसी रेट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ेंगे यानी कि स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ हैं, केरला के अंदर। वहीं बिहार में अगर देखें, बिहार में केवल 43 बच्चे हैं, 43 बच्चे हैं, इसी की वजह से इनका लिटरेसी रेट भी भारत में सबसे कम। समझ में आगे बात नहीं आ गई तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इन टेक्निकल वर्ड्स का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ये सारी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर की हर एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे थोड़ी सी बातें और बची हैं, 2-4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और जानना है हमें, और कुछ चीज़ें जो छूट गई उन्हें भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।